नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, मुंबई के स्टूडियो से। और बात जम्मू कश्मीर की, जहां पर सुरक्षा एजेंसियां इन दिनों बेहद चाक चौबंद और चौकस हैं, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो चिंता बढ़ा रहा है। और ये सब कुछ अमित शाह, जो कि देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनके दौरे के ठीक पहले हुआ है। इस समय केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन इससे पहले लगातार आतंकी हमलों में इजाफा हुआ है। सुरक्षा तंत्र में इसको लेकर खलबली मची हुई है और जो आतंकी हैं उनके निशाने पर अब तक कई जवान आ चुके हैं। अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने वाले स्टिकी बॉम्ब जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों के लिए नया खतरा बन गए हैं। चिंता ज्यादा इस बात की भी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में अचानक तेजी आई है। जम्मू इलाके में ब्लास्ट की 2 घटनाएं हुई हैं। वहीं घाटी में आतंकी हमलों में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के 2 जवानों की जानें चली गईं। उधमपुर ब्लास्ट के केस में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है कि आतंकियों के निशाने पर कई बड़े मंत्री थे। इस बार भी ये लश्कर का मॉड्यूल है। बेसिकली असलम शेख लश्कर के साथ वाबस्ता है। 2005 में ये एक्टिव आतंकी होता था और बिलावर के केस में गिरफ्तार हुआ था, जिसमें इसको सजा हुई थी और थोड़ा ही अर्सा पहले जेल से शूट करके ये वापस आया था। और जेल से छूटने के बाद ही ये पाकिस्तान में बैठे अमीन के खुबैब जिसको कहते हैं, उसके कांटेक्ट में आया और इसको ये कार्रवाई दी गई कि इस वक्त जो बड़ा एक विजिट दिल्ली से प्लान हो रहा है, उसके पहले कोई बड़ी कार्रवाई की जाए। और उसको जगह भी दी गई कि उधमपुर में जहां पहले किया था उसी जगह पर इस तरह के फिर से 2 बड़े धमाके जो हैं उनको अंजाम दिया जाए। पुलिस की जांच में सामने आया है कि 27 सितंबर को बसों में बम लगाने की प्लानिंग सरहद पार से रची गई थी। ऐसा तब हुआ जब वहां गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होने वाला था। आतंकियों ने 2 आईईडी को एक्टिव किया और बसों में प्लांट कर दिया। आतंकियों ने एक बस में 7 घंटे का टाइमर सेट किया और दूसरी में उन्होंने 14 घंटों का टाइमर सेट किया था। बम धमाकों के पीछे मोहम्मद आमीन भट्ट का नाम बताया जा रहा है। आमीन भट्ट पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। उसने असलम शेख को ड्रोन के जरिए 3 बम और 4 आईईडी भेजे। दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया के जरिए मिले थे। बताया गया है कि पाकिस्तानी दहशतगर्द पुराने आतंकियों के संपर्क में हैं और उन्हें एक्टिव कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू और कश्मीर दोनों जगहों पर पॉलिटिकल रैली को संबोधित करने वाले हैं। मैं रजौरी और पुंछ की तमाम आवाम से ये गुजारिश करता हूं कि 4 अक्टूबर मंगलवार सुबह 11 बजे रजौरी बस स्टैंड पहुंचे और हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब की इस रैली में शामिल हों। ये हम सब के लिए एक बहुत हिस्टोरिकल रैली होने वाली है। श्रीनगर में शाह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। बैठक में पुलिस, सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर और केंद्र की खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का जो दौरा है, बोथ पॉलिटिकली और साथ में सिक्योरिटी वाइज बहुत अहम है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 50 पार का नारा दिया है। तो अगर 50 पार करने हैं तो सुरक्षा के लिहाज से और राजनीति के लिहाज से वहां के आवाम को जो है एक भरोसा दिलाने की बहुत सख्त जरूरत है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री का जो दौरा है वो बहुत अहम माना जा रहा है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर लखीमपुर में अब 1 साल हो चुका है, जहां पर इंसाफ की अब भी तलाश है। तिकुनिया कांड का 1 साल हो चुका है। ये वो कांड था जिसमें एक एसयूवी चढ़ा दी गई थी 4 लोगों पर, जिसमें एक पत्रकार भी शामिल थे। जिन लोगों पर चढ़ाई गई थी वो दरअसल किसान प्रदर्शनकारी थे, जो कि देश के केंद्रीय कृषि कानून को लेकर एक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उस विरोध प्रदर्शन की लगातार सीरीज चल रही थी। और ये सब जब हुआ तब इल्जाम लगे हैं कि देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे अजय टेनी पर, जिसने ये एसयूवी चढ़ाई है। कैसा बीता ये 1 साल? 1 साल तो 1 साल क्या बीतना है।
बच्चों की याद आती रहती है। बहुत मुश्किल बीता है 1 साल। आज ये 1 साल होने को अभी तक कुछ नहीं, हम जो हम मांग करते हैं कि उसको सजा दी जाए, कोई मांग अभी तक अब कोई पूरी नहीं हुई है। उसको ऐश की वो अंदर जेल में ऐश का वो जिनकी बता रहा है, उसका बाप जो है वो गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री है, तो क्या होना है हमें कोई उम्मीद नहीं लग रही है। 37 साल के दलजीत सिंह के पिता चरणजीत सिंह और दूसरे पीड़ितों के दुखों का कोई अंत नहीं है। किसानों के प्रदर्शन के दौरान एक एसयूवी से 4 किसानों और एक पत्रकार को कुचले जाने की घटना को 1 साल हो गया है। आरोप है कि इस गाड़ी को आशीष मिश्रा चला रहा था, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा। आशीष फिलहाल लखीमपुर की जेल में है। कुछ किलोमीटर दूर सुखविंदर सिंह हैं, जिनके 18 साल के बेटे गुरविंदर सिंह की भी इसी दौरान मौत हो गई थी। इंसाफ को लेकर उनके मन में कई तरह के सवाल हैं। 1 साल हो गया, हम लोग तो जहाँ खड़े थे हम लोग तो वहीं खड़े हैं, कहीं आगे तो बढ़े नहीं अभी। क्यों साल हो गया अभी तक जो है कि ट्रायल नहीं शुरू हुआ है, तो क्या भरोसा किया जाए। घटना वाली जगह के करीब एक गुरुद्वारे में सोमवार को प्रार्थना सभा हुई। हर के दिमाग में एक जैसे सवाल हैं। 1 साल होने के बाद भी मामला कोर्ट में शुरू क्यों नहीं हुआ है और मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। आशीष मिश्रा की डिस्चार्ज एप्लीकेशन आई थी 30 मार्च में। उसके बाद अगस्त जो है 2022 में आशीष मिश्रा की डिस्चार्ज एप्लीकेशन पे बहस पूरी हो चुकी है। और इसके अलावा अभी इसमें जो 5 और आरोपी थे, उसमें अंकित दास, सत्यम त्रिपाठी, लतीफ काले और 2 अन्य लोग हैं जिनकी डिस्चार्ज पर अभी बहस नहीं हो पाई है। तो अभी जो है इन सभी आरोपियों की पहले डिस्चार्ज पर बहस होगी, फिर उसमें एक आदेश आना है कोर्ट का, फिर चार्जेस फ्रेम होने के बाद आगे का ट्रायल शुरू हो जाएगा। क्या अभी तक ट्रायल नहीं शुरू हुआ है? नहीं, ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है। सरकार से लीगल से क्या जीत जाएंगे, उनके 40-40 वकील हैं, हमारे भाई फ्री के कम पैसे वाले हैं। हम क्या फ्री के ही लड़ रहे हैं हमारे केस, तो हमसे क्या मुकाबला कर सके पैसों से। सरकार उनके साथ में, बड़े वकील उनके साथ में, हम तो वैसे ही तो सड़क की तो लड़ाई लड़ सके, वो लड़ रहे हैं जी, और कोर्ट में भी अपना लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ मंत्री अजय मिश्रा टेनी हैं, जो लखीमपुर से सांसद भी हैं। उनको मानो पिछले 1 साल में कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। उनके राजनीतिक करियर पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा है। राज्य के चुनावों में लखीमपुर में उन्होंने बीजेपी के अभियान की अगुवाई की और 100% जीत मिली। अब लखनऊ जा रहे हैं, हम गाड़ी से बैठ के जा रहे हैं भाई, तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही है, हम गच्ची की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सड़क पर कई बार होता कि कुत्ते भौंका। इस साल अगस्त में अपने लखीमपुर ऑफिस में समर्थकों के बीच उनके भाषण का ये वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने किसानों के लिए बहुत ही अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। व्यवहार करता है, चाहे जितने राकेट टिकैत जितने हमें, मैं क्योंकि मैं राकेट टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, 2 कौड़ी का आदमी है। इसका हम लोगों ने देखा है कि अपने 2 बार चुनाव लड़ा, 2 बार जमानत जब्त हो गई। इस तरह का व्यक्ति किसी का विरोध करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए मैं ऐसे लोगों को कभी जवाब भी नहीं देता हूँ। हम इस वक्त तिकुनिया में हैं, बस 300-400 मीटर दूर पिछले साल ये लखीमपुर वाले मर्डर्स हुए थे। ये जो रोड पीछे है ये अजय मिश्रा टेनी के गांव को जाती है। उनके पोस्टर्स, बैनर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और लखीमपुर में बाकी भी कई जगहों पे देखने को मिलेंगे। जब पिछले साल ये मर्डर्स हुए तो यहाँ एक दंगल उनके गांव में चल रहा था, उन्हीं के द्वारा ऑर्गेनाइज था। इस साल वो नहीं हुआ ऐसा हमें बताया गया है, लेकिन साथ साथ ये भी पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है कि उनके या अजय मिश्रा या उनके करीबी लोग या बीजेपी हमें इस केस के बारे में रिएक्शन देने को तैयार नहीं है, और किसी को भी ढूंढना जो इस पे बात करे बहुत मुश्किल रहा है। लखीमपुर से प्रतीक श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। आशीष मिश्रा जेल के अंदर है और अजय मिश्रा टेनी, उनके जो पिता हैं, वो अब भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं। और एक और जो मसला है इस समय आम आदमी पार्टी को लगातार परेशान कर रहा है, विजय नायर, जो कि कहा तो जाता है कि मीडिया या कम्युनिकेशन के इंचार्ज हैं आम आदमी पार्टी के अंदर, लेकिन
उनकी जो हैसियत है, राजनीतिक हैसियत, वो इस बात से उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनको सीबीआई ने पकड़ कर रखा हुआ है और उनकी रिमांड अब बढ़ चुकी है। दिल्ली आबकारी नीति में उनका क्या कनेक्शन है, इसको सीबीआई जांच कर रही है। इससे पहले कोर्ट ने 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा था, जो कल खत्म हो गई। इसके बाद सीबीआई ने 4 और दिन की रिमांड मांगी थी, जिस पर अदालत ने 3 दिन की रिमांड दी है। अगली सुनवाई अब 6 अक्टूबर को होने वाली है। हमारे साथी शरद शर्मा जुड़ रहे हैं। शरद बताएं, विजय नायर के खिलाफ अदालत में क्या क्या हुआ, क्या क्या दलीलें सीबीआई की तरफ से दी गई और कुछ दलीलें विजय नायर की तरफ से भी दी गई हुई थी, वो क्या है? अभिषेक, देखिए, जहां तक आरोप की बात है, सीबीआई की एफआईआर में तो आरोप है, हालांकि वो स्पष्ट नहीं है। केवल ये आरोप है कि जो ये पॉलिसी बनी और इसको लागू किया गया, इसमें जो अनियमितताएं हैं, इसमें विजय नायर की सक्रिय भूमिका है और एक कोई शख्स है, उसने 2 से 4 करोड़ रुपए किसी से लिए हैं विजय नायर के बिहाफ पे। ये तो सीबीआई की एफआईआर में है। सीबीआई जो कोर्ट में कह रही है वो ये है कि लगातार वो विजय नायर की रिमांड मांग रही है। वो ये कह रही है कि विजय नायर जो है जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और ये जो केस है ये बहुत बड़ा है, इसमें जांच करने के लिए जो है सीबीआई को थोड़ा समय चाहिए। इसलिए पहले जहां 7 दिन की रिमांड मांगी थी, अदालत ने 5 दिन की रिमांड दी। अब आज 4 दिन की रिमांड सीबीआई मांग रही थी, लेकिन अदालत ने 3 दिन की रिमांड दी है। 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी। जो विजय नायर की तरफ से वकील पेश हुए, रमेश गुप्ता, बड़े वकील हैं क्रिमिनल के दिल्ली के अंदर क्रिमिनल वकालत के, तो उन्होंने ये दलील रखी कि सीबीआई जो कह रही है कि विजय नायर जो है सहयोग नहीं कर रहे हैं। आखिर सहयोग ना करने का मतलब क्या होता है? क्या विजय नायर जो है अपना जुर्म कबूल कर लें या फिर डिप्टी सीएम का नाम ले लें, जैसा कि सीबीआई चाह रही है, तभी ये माना जाएगा कि जो है विजय नायर सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो जो रिमांड मांगी गई थी, इसका विजय नायर की तरफ से विरोध हुआ, लेकिन फिलहाल जो है 3 दिन की रिमांड जो है और मिल गई है सीबीआई को। सीबीआई उसमें कोशिश करेगी। सीबीआई ने आरोप ये भी लगाया है कि विजय नायर को जो और गवाह हैं उनके साथ कन्फ्रंट कराने की कोशिश की गई है, लेकिन विजय नायर सही जवाब नहीं दे रहे हैं, ऐसा दावा है सीबीआई का। अभी जब आगे ये सुनवाई चलेगी तब पता चलेगा कि एक्चुअल में विजय नायर के खिलाफ क्या सॉलिड एविडेंस या जो आरोप हैं क्या सॉलिड या पुख्ता तौर पर निकल कर आ रहे हैं। फिलहाल सीबीआई जो है उसके रिमांड मिल गई है और अब अगली सुनवाई जो है विजय नायर के मामले में 6 अक्टूबर को होगी। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं मुंबई और महाराष्ट्र की कि किस तरीके से 2 शिवसेनाएं, एक शिवसेना जिसकी सत्ता है, जिसमें एकनाथ शिंदे हैं और एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि वो असली शिवसेना है। और अब दशहरा की रैली आने वाली है, जो कि सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है दशहरा रैली का शिवसेना के अंदर, और उसको लेकर 2 अलग अलग जगह तय हो चुकी हैं। जो एकनाथ शिंदे की सेना है वो लगातार कह रही है कि वो बीजेपी के साथ युति करेंगे, यानी कि गठबंधन करेंगे आने वाले तमाम चुनाव में और बीएमसी चुनाव में भी। महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों से सियासी संकट जारी है, लेकिन इस सब के बीच अब 5 अक्टूबर का इंतजार हो रहा है। 5 अक्टूबर को दशहरा रैली होनी है। इस समय हमारे साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया एक्सक्लूसिवली एनडीटीवी से बात करने के लिए। सवाल यही है, 5 अक्टूबर को पहले तो आप बता दें रैली की किस तरह से तैयारी चल रही है? रैली की तैयारी आज ही मैं देखने गया था वहाँ पर, और बड़ी ज़ोर शोर से तैयारी शुरू है। और जो हज़ारों लाखों लोग जो आने वाले हैं महाराष्ट्र के पूरे राज्य भर में से, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, वो आराम से आए, आराम से चले जाए, इसलिए सभी विभाग के लोग काम कर रहे थे। और 2 दिन में पूरी, मतलब कल ही हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी और ये रैली बहुत ही सक्सेस हो जाएगी। सर, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो शिव सैनिक है उनमें कुछ असमंजस होगा? 2 रैलियां मुंबई में हो रही हैं, एक शिवाजी पार्क में और एक बीकेसी मैदान में आपकी, आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैदान जो भी हो, लेकिन विचार महत्व के हैं। विचार इम्पोर्टेंट है और हम लोगों ने बाला साहेब ठाकरे जी, हिंदू हृदय सम्राट, उनके विचारधारा को आगे बढ़ रहे लेकर, उनकी भूमिका को आगे लेकर बढ़ रहे, और इसलिए लोग जानते हैं, लोग चाहते हैं, और लोगों का भारी समर्थन इसी के लिए मिल रहा है कि अभी मैं जहाँ जाता हूँ लोगों को मैं देखता हूँ कि उनकी जो भावना है, उनका जो रिस्पांस है, वो देखकर पता चलता है कि हमारी जो भूमिका है उन्हें पूरी तरह मंजूर है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए, और इसीलिए वो बराबर आ जाएंगे।
इस दशहरा रैली को क्या शिंदे सरकार के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाएगा? बिल्कुल, हम लोग किसी शक्ति वगैरह नहीं लगाते वहाँ पर। हम सिर्फ काम करने वाले लोग हैं और लोग बराबर आएंगे। उनको पता है कि ये काम करने वाले लोग हैं, ये जो विचार जो बोलते हैं वही करते हैं। और हमारी भूमिका स्पष्ट है, इस राज्य को आगे बढ़ाना, इस राज्य के सर्वसामान्य जो आपला मानुष जो है वो उसका काम करना, उसको आगे बढ़ाना, उसका जीवन में बदलाव लाना और इस राज्य का सर्वांगीण विकास करना, ये समाज के जितने भी घटक है उसको न्याय देना, यही काम हमारा है। और निश्चित रूप ये जानते हैं लोग, विश्वास है, इसीलिए तो बड़े सभी लोग, सभी राज्य में से, सभी जगह से, राज्य क्या पूरे देश में से सब लोग आ रहे हैं, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सर, जुड़ने से ही सवाल है कि कयास ये भी लगाया जा रहा है कि कुछ लोग जुड़ सकते हैं, मिलिंद नार्वेकर का नाम भी चल रहा है, क्या कहेंगे? अरे वो तो पता नहीं, वो किसी ने कहा है, लेकिन ऐसी कोई मेरे साथ में उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। सर, अब एक सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा, जो जिस तरह से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को अब दिया गया, एक बड़ी जीत आपके लिए हुई है। अब इसके आगे आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको अभी ये पूरा विश्वास है कि जो असली शिवसेना है या जो चुनाव चिन्ह है वो आप ही को मिलेगा, क्योंकि अब चुनाव आयोग के पास गया और आंकड़े आपके पास हैं? देखिए, बात साफ है, स्पष्ट है, क्योंकि लोकशाही में, डेमोक्रेसी में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, रूल्स है, उसके मुताबिक ही सब कुछ चलता है। और मेजॉरिटी को बहुत ही अहम महत्व है इसमें। तो हमारे पास 55 में से 40 विधायक है, प्लस 10 हमारे इंडिपेंडेंट विधायक है। वो इंडिपेंडेंट तो बाजू रखो, लेकिन 55 में से 40 हमारे पास है, 18 सांसद में से 12 सांसद हमारे साथ है, देश में से 14 राज्य के प्रमुख हमारे साथ है, लाखों लोग हमारे साथ है जो ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये सीधी बात है कि 55 में से 40, 18 में से 12, तो मेजोरिटी साफ है, स्पष्ट है। बिल्कुल। आखिरी दो सवाल, एक बीएमसी चुनाव क्या आप और बीजेपी मिलकर लड़ने वाले हैं? इसका ऐलान नहीं हुआ है, आपसे बिल्कुल साथ में लड़ेंगे, हमारा नेचुरल अलायंस है और शिवसेना भाजपा की सरकार राज्य में काम कर रही है। तो आने वाले सभी जो चुनाव है लोकल बॉडीज के, वो साथ में लड़ेंगे। आखिरी सवाल यही है कि आने वाले ये जो 2 दिन है उसमें कई आरोप आप पर लग रहे हैं कि कांग्रेस के साथ आप मिलने की बात 2017 में कर रहे थे, अशोक चौहान कह रहे हैं, आज के सामना में भी कई सारी चीज़ें कही गई हैं, किस तरह से जवाब देंगे? बिल्कुल, मैं काम में से जवाब दूंगा। मैं काम करने वाला मुख्यमंत्री हूँ और फील्ड पे उतर के काम करने वाला हूँ। इसलिए जो आरोप लगा रहे कि वो उनको सबको डर है कि ये इतना ऐसे काम करते रहेगा तो क्या होगा आगे, इसलिए मैं मेरा काम करते रहूँगा। बिल्कुल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक्सक्लूसिवली एनडीटीवी पर सभी सवालों का जवाब देते आपको नजर आ रहे हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात गरीबी और गैर बराबरी की, जिसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है गरीबी जिस तरीके से बढ़ रही है उसको लेकर। अब संघ यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इसमें हाँ में हाँ मिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। आरएसएस के दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि गरीबी जो है वो एक राक्षस जैसी बड़ी चुनौती है। 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, होसबोले ये बोल रहे हैं। देश में गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक विषमता का संकट बढ़ा है और करोड़ों लोग इसकी चपेट में हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच के एक वेबिनार में आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले ने रविवार को आंकड़ों के साथ ये सवाल उठाया है। लगभग 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। प्रतिदिन 375 रुपए से कम आय है, ऐसे लोग हिंदुस्तान में 23 करोड़ पीपल आर हैविंग लेस देन 375 रुपीज इनकम पर डे। देश में गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वह एक बहुत बड़ी चुनौती है देश में गरीबी के कारण। होसबोले ने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कदम उठाए गए हैं, लेकिन कोरोना संकट के दौरान करोड़ों मजदूर पलायन को मजबूर हुए और इस दौरान देश में बेरोजगारी का संकट और बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट के फूड कमिश्नर रहे एनसी सक्सेना कहते हैं, सरकार के अपने ही आंकड़े दिखाते हैं कि पिछले कुछ साल में देश में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी है। जो भी गवर्नमेंट के आंकड़े आए हैं वे दर्शाते हैं कि गरीबी बढ़ी है और बेरोजगारी भी बढ़ी है।
दत्तात्रेय होसबोले के बयान ने गरीबी और बेरोजगारी पर एक बड़ी राजनीतिक बहस छेड़ दी है। देखना यह है कि सरकार दत्तात्रेय जी के जो रेड अलर्ट है उसके ऊपर कार्रवाई करती है नहीं करती है। वो अब तक तो का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि असली मुद्दों पर जो देश के सामने हैं उनके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। आपको मालूम होगा कि राहुल गांधी जी भी इन्हीं मुद्दों के ऊपर भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। आजादी के 75वें वर्ष में ये सामूहिक जिम्मेवारी होनी चाहिए कि लोक विमर्श में उन चीजों के कोई मायने न हो जिससे गरीब की थाली, मध्यम वर्ग के सरोकार का कोई सीधा ताल्लुक नहीं है। देश में गरीबी, बेरोजगारी और बढ़ती आर्थिक असमानता का जो सवाल आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले ने उठाया है, वो बात किसी से छिपी नहीं है। इन मुद्दों और चुनौतियों पर पिछले कई साल से देश में बहस चलती रही है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि होसबोले के इस बयान के बाद सरकार की सोच और रणनीति में कोई बदलाव आता है या नहीं। फरीदाबाद से जेवियर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। आज हल्का लड़ाकू विमान प्रचंड वायुसेना में शामिल कर लिया गया। स्वदेशी है ये प्रचंड और इसकी बहुत सारी ताकतें हैं जिससे वायुसेना और मजबूत होगी। इसका महत्व काफ़ी ज़्यादा है, खास करके पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में ये काम करने में बेहद कामयाब रहेगा। और दूसरी और एक बड़ी बात इसके बारे में कही जा रही है कि रडार को भी चकमा दे सकता है। जोधपुर में वायुसेना के एयरबेस से उड़ा प्रचंड, पानी की बौछार के साथ इस उड़ान का स्वागत हुआ। इसी के साथ हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के एक नए युग में भारत दाखिल हो गया। देश में बनाए गए इस हेलीकॉप्टर को बाकायदा धार्मिक रीति रिवाजों के साथ वायुसेना को सौंपा गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी मौजूद रहे। यह दुनिया के जितने भी इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें एक बेहतरीन यह लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। जैसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प था, यहाँ पर इंडिजिनस सारे प्लेटफार्म्स, वेपन्स और यह हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स बनने चाहिए, तो उनके इसी मंशा के अनुरूप, हमारे प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप ही यह लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो कि पूरी तरह से इंडिजिनस है वह बना है। प्रचंड पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में बहुत कारगर माना जा रहा है, जहां बड़े विमान उतर नहीं सकते। ये लगातार 3 घंटे और बहुत ऊंची जगहों पर भी उड़ान भर सकता है। 50 फुट से लंबा और 15 फुट से ऊंचा यह हेलीकॉप्टर 6 टन से कुछ कम का है और 330 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इससे एक साथ 4 लेजर गाइडेड मिसाइलें दागी जा सकती है। ये 1 मिनट में 750 गोलियां दाग सकता है। इस पर हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें भी लगाई जा सकती है। ये इसमें बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट है। हेलीकॉप्टर में, अटैक हेलीकॉप्टर में सेंसर्स बड़े एडवांस होने चाहिए ताकि टारगेट एक्वायर कर सकें। फिर ऐसा वेपन होना चाहिए जो उस पर इफेक्टिवली डिलीवर करें, जो डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसमें हमने सब कुछ वैसा डाला हुआ है वेपन। तो दुनिया में दूसरे अटैक हेलीकॉप्टर उसके तुलना में इसको कहाँ पाते हैं? देखो, हमारे लिए हमारे जो बॉर्डर्स है ना, स्पेशली चाइनीज और पाकिस्तान बॉर्डर पे, और कोई अटैक हेलीकॉप्टर है ही नहीं जो ऑपरेट कर सकता है। जैसे कारगिल में हमारी बिगेस्ट प्रॉब्लम थी कि वो कुछ था ही नहीं हमारे पास, बट इसके साथ तो हमारी जो जितनी भी रिक्वायरमेंट है सब मीट हो जाएंगी इसमें। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का बनाया यह हेलीकॉप्टर रडार को आसानी से चकमा दे सकता है और असॉल्ट राइफलों के हमले से बेअसर रह सकता है। देश में बना यह हेलीकॉप्टर देश की स्थितियों और परिस्थितियों के अनुकूल है। सबसे खास बात, इस हेलीकॉप्टर ने दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम कर दी है, जो आज के दौर में सैन्य के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर मजबूती के लिए बहुत जरूरी है।
जोधपुर से कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, लेकिन इसके साथ ही अब दूसरी चिंता बढ़ती जा रही है। ये अचानक से ड्रग्स की बाढ़ का भी शिकार बन रही है। मुंबई में आखिरकार क्यों इतनी ड्रग्स आ रही हैं, इस बारे में दे रहे हैं और विस्तृत खबर हमारे साथी सुनील सिंह। मुंबई एयरपोर्ट पर 26 सितंबर को पकड़ी गई 13 करोड़ की ब्लैक कोकीन। बोल्विया की एक महिला ब्राजील से मुंबई अपने बैग में छुपा कर लाई थी। भारत में ब्लैक कोकीन की तस्करी की यह पहली कोशिश थी, जिसे एनसीबी ने नाकाम कर दिया था। महिला से पूछताछ में पता चला कि ड्रग्स गोवा जाना था। ब्लैक कोकीन का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एयरपोर्ट से ही कस्टम विभाग ने एक महिला के सैंडल से तकरीबन 5 करोड़ की कोकीन बरामद की। 2 दिन बाद ही डीआरआई ने वाशी में संतरा ले जा रहे एक ट्रक से 196 किलो एमडीएमए ड्रग्स और 9 किलो कोकीन बरामद किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1476 करोड़ बताई जा रही है। धरपकड़ यही नहीं थमी। कस्टम विभाग ने मुंबई एयरपोर्ट पर आई एक विदेशी महिला के ट्रॉली बैग से 5 किलो हाई क्वालिटी हीरोइन बरामद की, जिसकी बाजार में कीमत 35 करोड़ के करीब बताई जा रही है। सवाल है, अचानक ऐसा क्या हुआ कि ड्रग्स की इतनी खेप पकड़ी जाने लगी है? जनरल अंदाजा लगा सकते हैं कि गोवा में इसकी या फिर महाराष्ट्र में इसकी डिमांड बढ़ने वाली थी, इसलिए ये लोग लाए थे। ड्रग्स कार्टेल पर नजर रखने वाले जानकारों के मुताबिक क्रिसमस के चलते दिसंबर और जनवरी महीने में विदेशी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर रहती हैं, इसलिए ड्रग्स तस्कर भी उस दौरान अपनी गतिविधियां कम कर देते हैं। लेकिन उस दौरान भी कारोबार चलता रहे, इसलिए भारत में सितंबर-अक्टूबर महीने से ही ड्रग्स लाकर स्टोर करना शुरू कर दिया जाता है। वर्तमान में पकड़ी जा रही ड्रग्स भी उसी भविष्य में बढ़ने वाली डिमांड की सप्लाई चेन का हिस्सा है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और देश की बात में अब कर्नाटक के विजयपुरा की बात, जहां पर एक शिक्षक को ऐसी विदाई समारोह में सम्मानित किया गया जिसके में पूरा शहर उमड़ पड़ा। देखिए खास रिपोर्ट। विजयपुरा यानी बीजापुर का बिजजरगी गांव 40 साल इस स्कूल में पढ़ाने के बाद रिटायर हुए कोटाला सर के लिए कभी न भूलने वाला लम्हा। आसपास के गांवों और शहरों से उनके पुराने छात्र जमा हुए और तय हुआ कि जिस लगन और श्रद्धा से कोटाला सर ने सेवा की है उसे यादगार बनाया जाए। फिर क्या था, भव्य कार में उन्हें घुमाया गया और लोगों ने खुलकर प्यार और सम्मान जताया। बहಳ ಮಂದಿ ನೋಡಿರಿ ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನೋಡಿರಿ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವುದೋ ನನಗೆ ಏನೋ ಬರ್ತದೆ। सर बहुत ही मेहनत से काम करते रहे, ईमानदारी से काम करते रहे, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाते रहे, किसी से कुछ अपेक्षा नहीं की। बढ़िया काम किया। ये अवार्ड के लिए काम नहीं करते हैं, इनके अच्छे काम की वजह से अवार्ड खुद ही इन्हें ढूंढ कर इनके पास आ जाता है। ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗ್ತಾರೆ 1999 सबों ने मिलकर अपने शिक्षक को 50 ग्राम सोना, तकरीबन 2 किलो चांदी और फ्रिज के अलावा लगभग 1 लाख रुपए नगद भी दी। सिर्फ कोटाला सर ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी का भी साथ में सम्मान हुआ। यात्रा के दौरान रास्ते में संगीत बजता रहा। ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ राज्य ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ द्वितीय स्थान ಪಡೆದು राष्ट्र ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಕನ್ನಡಿ विद्यार्थी। जिन छात्रों को मैंने पढ़ाया है राज्य और देश में काफी नाम कमाया है, और मेरी एक छात्रा आयशा बिरादर का नाम मैं लेना चाहूंगा, जिसने अपनी लगन और मेहनत की वजह से जिले का नाम रोशन किया। और ऐसे और भी कई छात्र हैं जिन पर मैं गर्व महसूस करता हूँ। प्रथम ಮತ್ತು तृतीय स्थान ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ। कहते हैं कि आज के दौर में गुरु और शिष्य के रिश्तों में फासला बढ़ा है, लेकिन विजयपुरा में कोटाला सर का जिस तरह सम्मान हुआ उससे लगता है कि अगर गुरु अपना धर्म सही तरह निभाएं तो शिष्य भी पीछे नहीं रहेंगे।
विजयपुरा से ब्यूरो इनपुट्स के साथ बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।